अब अगले सेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं और इस सेशन का नाम हैं तैयार हम। और जो खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं विनय शंकर पांडे जी हैं जो कि डिविजनल कमिश्नर गढ़वाल, और राजीव स्वरूप जी हमारे साथ हैं आईजीपी गढ़वाल। विनय जी, चारधाम यात्रा 6 महीने की यात्रा, कितने तैयार हम, इस जो सत्र का नाम है इससे शुरू करते हैं कि कितने तैयार हैं हम? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, चारधाम यात्रा उत्तराखंड की और पूरे देश की बड़ी ही महत्वपूर्ण यात्राओं में से एक होती है। देश के और भी जो भी धार्मिक स्थल हैं, आमतौर पर चाहे आप तिरुपति तिरुमला हो, चाहे वो माता वैष्णो देवी का धाम हो, बैजनाथ धाम हो, वहाँ पर केवल एक धाम होता है। लेकिन हमारे उत्तराखंड में जो चारधाम यात्रा होती है, यहाँ मुख्य रूप से 4 धाम हैं: यमुनोत्री धाम, गंगोत्री धाम, केदारनाथ जी का धाम और बद्रीनाथ जी का धाम। और इस यात्रा में न केवल हमारे देश से बल्कि विदेशों से भी बड़ी संख्या में लोगों का आना होता है। यात्रा में हम लोगों ने जब लास्ट ईयर की कंप्लीट हुई नवंबर के मंथ में, तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसी समय यह निर्देश दिया कि हमें अब 2025 की तैयारी अभी से प्रारंभ कर देनी चाहिए। हर यात्रा से हम लोग सीखते हैं और पिछली यात्रा में जो हमने कमियां पाई अपने अंदर, उसको हमने आगे के लिए एक लर्निंग के रूप में लिया और हम लोग उसी समय से इस यात्रा की तैयारी में जुट गए। अगर आप डिटेल में कहें तो देखिए, यात्रा की सफलता के लिए 4-5 बड़े ही बेसिक जो पॉइंट्स होते हैं, वो पूरी यात्रा को अच्छा भी बना सकते हैं और उसमें कुछ लोगों के लिए मुश्किलें भी कर सकते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि आपकी चारों धामों के लिए जाने वाली रोड की कनेक्टिविटी कैसी है। सेकंड होता है कि आपकी ट्रैफिक का मैनेजमेंट कैसा है। थर्ड इंपॉर्टेंट इशू होता है कि आपने इस पूरे यात्रा मार्ग पर हेल्थ की क्या क्या फैसिलिटीज डेवलप की हैं। धामों में दर्शन की आपने क्या प्रक्रिया अपनाई हुई है। स्वच्छ पेयजल, टॉयलेट्स, ये 5-7 चीजें इतनी मूलभूत होती हैं जिससे कि आम आदमी का सरोकार होता है। तो हम लोगों ने इन सब चीजों को ध्यान में रख के अपनी तैयारियां की हैं और ऑलमोस्ट ये हमारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। पुलिसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है राजीव जी। पिछले साल में सर ने बताया कि जो भी कमियां थी उनको दुरुस्त किया गया है। क्या क्या कमियां रहीं और क्या क्या बदला हुआ इस बार नजर आएगा? धन्यवाद। जैसा कि कमिश्नर साहब ने बताया कि पिछले वर्ष की भी जो यात्रा थी हमारी, वो बहुत अच्छे से चली। इनिशियली ये जो 2-3 दिन का, इसमें कुछ एक प्रॉब्लम्स आई थी जिसमें कि यात्रियों की संख्या बहुत ज़्यादा हो गई थी, विशेषकर यमुनोत्री धाम में। तो उसको हम लोगों ने फिर से हमने रिविजिट किया है और हमारी वहाँ पे फील्ड विजिट्स भी हुई हैं। कंसर्निंग डीएम एसएसपी को भी बताया गया है कि वो उनके जितने भी आप यमुनोत्री जाएंगे तो वो हमारा 5 किलोमीटर का पैदल रूट है, तो उस रूट को भी हमने दुरुस्त कर लिया है। प्रॉपर हमने वहाँ पर एक ऐसा सिस्टम डेवलप किया है कि जिसको जो भी यात्रियों का जो जत्था है उनका रजिस्ट्रेशन नंबर लिया गया है और साथ में जितनी उनकी कैरिंग कैपेसिटी है धाम की, उसी के अनुसार से वो नीचे से उनको हम रिलीज करेंगे जब ऊपर से वो अपना दर्शन करके लौटेंगे। और ट्रैफिक की व्यवस्थाओं के लिए जैसा एक इस बार इनोवेशन किया है, इसमें जो चारों जो रूट्स हैं हमारे, जो केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री और श्री गंगोत्री के लिए, उसमें हम लोगों ने इसको हमने सेक्टर्स में डिवाइड किया है और उसमें हमें प्रशासन का भी और कमिश्नर साहब का भी बहुत सहयोग मिला कि उसमें हमें जो भी हमारे लॉजिस्टिक्स थे उसको उनको प्रोवाइड किया गया है, जिसमें कि हम लोगों ने प्रत्येक रूट को 5 से 10 किलोमीटर के रूट में सेक्टर्स में इसको डिवाइड किया है और उसमें हम लोगों ने डेडिकेटेड 2 कांस्टेबल्स की मोबाइल पे, मतलब मोटरसाइकिल पे, उस पर उनकी ड्यूटीज लगाई हैं। वो पूरे अपने वो जो उनका सेक्टर है 5 से 10 किलोमीटर का, उसमें वो भ्रमणशील रहेंगे। जिनके पास उनके पास में वॉकी टॉकी रहेगा, वायरलेस सेट के कम्युनिकेशन सेट रहेंगे, फर्स्ट एड किट रहेगी, यात्रा से रिलेटेड जितनी भी जानकारियां हैं, जो भी और हर एक भाषा में हमने वो पैम्पलेट उसको पब्लिश किया है, तो उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और किसी भी परिस्थितियों में सिर्फ ना कि हम ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए भी
इसको भी देखा जाएगा कि कहीं पे भी जो यात्री है कहीं पे भी अपने आप को अकेला ना समझे और उसका जो हमारा जो प्रशासन और पुलिस है उसकी रीच में रहे। विनय जी, लोग बड़ी संख्या में हैं और यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत सीमित क्षमता वाला है, तो ऐसे में कैसे होगा मैनेज? पिछले साल ट्रैफिक की बड़ी समस्याएं हुई, फिर ऑफलाइन जो रजिस्ट्रेशन हुआ उसमें भी कई तरह के लोगों को दिक्कतें हुई, फिर लोग रहेंगे कहाँ, खाने की क्या क्या व्यवस्थाएं इस बार? देखिए, जो पहले की यात्राएं थी उनसे हमने काफी कुछ सीखा भी है। इस बार हम लोगों ने 3-4 बड़े कदम उठाए हैं और मैं आपको एक एक करके उसके बारे में ब्रीफ कर देता हूं। पिछली बार हम लोगों ने जो हमारे ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन थे तो हम लोगों ने लोगों को एक नंबर्स रिस्ट्रिक्ट कर रखे थे। इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने शासन स्तर पर यह निर्णय लिया कि लोगों को लंबी वेटिंग न करनी पड़े। लोगों ने 3-3, 4-4 दिन तक ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन में, जिसको हम स्पॉट रजिस्ट्रेशन कहते हैं, उसके लिए इंतजार किया था। इस बार कोई नंबर्स का हमने प्रतिबंध नहीं रखा है और लोग आएंगे, उनको 48 घंटे पहले उस धाम का जाने का हम लोग स्पॉट रजिस्ट्रेशन कर देंगे। इस बार हमने अपनी होल्डिंग एरियाज पहले से ही आइडेंटिफाई कर रखी हैं। होल्डिंग एरिया, आप उस एरिया को समझ सकते हो कि इन केस ऑफ इमरजेंसी, आपको पता है कि हमारा उत्तराखंड राज्य एक हिली टेरेन है यहाँ की, और बारिश भी होती हैं, कभी कभार लैंडस्लाइड भी होते हैं, यात्रा 2 घंटे 4 घंटे के लिए रोकनी भी पड़ जाती है, कभी कभी 1 से 2 दिन भी लग जाते हैं। जैसा डिजास्टर मैनेजमेंट जो हमारा यहाँ का है वो काफ़ी इफेक्टिव है, तो पहले से ही फोरकास्ट कर देता है कि नेक्स्ट 48 आवर्स जो हैं ये बारिश के या लैंडस्लाइड के हो सकते हैं। तो हमने इस बार अपनी होल्डिंग एरियाज को काफ़ी डेवलप किया है और मैं आप के चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि हमारा पहला होल्डिंग जो एरिया होगा वो हरिद्वार होगा, नेक्स्ट हमने ऋषिकेश में रखा है, थर्ड हमने श्रीनगर में रखा है, चौथा रुद्रप्रयाग में रखा है और 5वां हमारा फिर सोनप्रयाग का है। कैपेसिटी क्या होगी? जैसे हरिद्वार आप जानते हैं कि वहां पर कैपेसिटी इज द नो इशू, वहां आप 50,000 से 1 लाख लोग भी एडजस्ट करना चाहें तो आराम से हो जाएंगे। होटल्स हैं, बड़ी बड़ी अखाड़े हैं, धर्मशालाएं हैं, वो सब आइडेंटिफाई कर ली गई हैं और लोगों को कॉन्फिडेंस में ले लिया गया है। उन्होंने कहा साहब पहले ही जैसे ही हमें बताएंगे हम इनकी सारी व्यवस्थाएं पहले से ही करके रखेंगे। राजीव जी, बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, आपको लॉ एंड ऑर्डर भी देखना है, व्यवस्था भी जो है सुचारू रूप से चलते रहे, लोगों के साथ जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनके साथ गलत ना हो, कि क्योंकि हम देखते हैं कि लोग फिर मनमानी भी करते हैं, रेट्स बढ़ जाते हैं, उन पर लगाम लगाने के लिए क्या आपने इस बार अलग किया है? हमने जितने भी इसमें जो स्टेक होल्डर्स हैं, जिसमें कि आपके होटल वाले हैं और जो टैक्सी यूनियंस हैं, जो बस यूनियंस हैं, उन सभी से हम लोगों ने प्रथम दौर की वार्ता कर ली है और ये मीटिंग्स का दौर हमारे जो एसपीज और डीएम्स के लेवल पे भी चल रहा है। और कंसर्निंग जो हमारे जो सीओ डिप्टी एसपीज हैं उनको भी इंस्ट्रक्ट कर दिया गया है कि ये ऐसी भी कोई भी चीज़ जैसे कि ओवर रेटिंग या फिर किराए को बढ़ा देना या फिर कहीं पे कोई यात्रा के बीच में कोई भी चीज़ जो इस तरह की शिकायतें आएंगी, इसके लिए हमने एक डेडिकेटेड कंट्रोल रूम अपने मैंने रेंज कार्यालय में हमने उसको किया है। इसके नंबर भी हम लोगों ने प्रॉपरली फ्लैश कर दिए हैं और अगर कोई भी इस तरह की समस्या किसी को भी आती है तो वो हमारे कंट्रोल रूम में वो कांटेक्ट कर सकते हैं, जहाँ पे एक गजटेड ऑफिसर 24/7 वहाँ पे मौजूद रहेंगे और हमारा पूरा वो कंट्रोल रूम जो है वो चलता रहेगा। तो इसमें ऐसी कोई भी प्रॉब्लम्स आएगी तो उसको तत्काल रूप से उसको केटर किया जाएगा। ऐसा तो नहीं कि बहुत ज्यादा सख्ती हो जाए और सख्ती से फिर इनकन्वीनियंस बढ़ जाती है? नहीं, हमेशा से हमारा एक उत्तराखंड पुलिस का एक मोटो रहा है कि हम जो पोलाइट भी हैं और हम फर्म भी हैं। जहाँ पे हमें फर्मनेस दिखानी है लेकिन किस ढंग से करना है उनको एक साफ सुथरे लफ्ज में उनको बताना है कि ये चीज़ें हैं, ये आपके लिए हितकारी नहीं है, बट लेकिन पोलाइटली। ये कॉन्स्टेंटली हमारी ट्रेनिंग्स भी चल रही हैं। हमने लोगों को जो पर्सनल इन्वॉल्व हैं उनको इसमें ट्रेन भी किया है कि किस तरह से अपनी हम इन्फोर्समेंट भी करें लेकिन वो इन्फोर्समेंट किसी तरीके से पब्लिक को इनकन्वीनियंस ना हो। जी विनय जी, पहलगाम में एक बड़ी दुखद घटना हुई, उसके बाद से सिक्योरिटी में कुछ अलग किया गया है इस बार, और उस घटना पर भी मैं आपका एक रिएक्शन चाहूंगा। देखिए, पहलगाम की घटना एक ऐसी घटना थी
अगर आप मुझसे व्यक्तिगत रूप से पूछें तो जब वो घटना पहली बार टेलीविजन पर हम लोगों ने देखी तो मालूम पड़ा जैसे कष्ट की क्या सीमा हो सकती है। लगता है कि अपना कोई चला गया। निहत्थे लोग, फैमिली के साथ आप उन बच्चों का सोचिए कि जिनके सामने उनके फादर के सर पे गोली मारी गई। उस महिला का सोचिए कि जिसके पति को बच्चों के सामने और उसके सामने उसकी जान ले ली गई। तो उसके बारे में मैं ज़्यादा कभी बोलता भी हूं तो मैं बड़ा भावुक हो जाता हूं और मैं बहुत एक्सप्रेस नहीं कर पाता हूं। लेकिन ये ठीक है कि हम लोगों को भी, चूंकि चारधाम यात्रा बहुत बड़ी होती है और लाखों की तादाद में लोग आते हैं, तो उनकी सुरक्षा को करना हमारा कर्तव्य भी है और हमारी जिम्मेवारी है। इसके लिए सारा पुलिस प्रशासन, हमारी जितनी भी इसकी ब्रांचेज हैं वो पूरी तरह से एक्टिवेटेड हैं। सभी जगह के डीएम्स को और एसएसपीज को डायरेक्शन दिए गए हैं कि जहां पर भी यात्री रुक रहे हैं, जिन होटलों में, जिन धर्मशालाओं में, सराय में, लोगों को दिक्कत ना हो, लेकिन उन पर पैनी निगाह रखी जाए। और हमने जो इस बार का रजिस्ट्रेशन कराया है वो आधार लिंक रजिस्ट्रेशन है। तो इससे सारा डेटा हमारे पास है कि हमारे इस चार धाम यात्रा में कौन जा रहा है, उसके पूरे इन्स एंड आउट्स हमारे पास हैं। केंद्र से भी 10 कंपनी हम लोगों ने पैरामिलिट्री मांगी है और आईजी साहब ने आज मुझे बताया कि बहुत जल्दी ही वो हमको मिलने वाली है। तो हमारी स्टेट की एंट्री से लेकर और जब तक यात्री वापस अपने घरों तक नहीं पहुंच जाते हैं तब तक हमारी जिम्मेदारी है। और जैसा कि सरकार का, मुख्यमंत्री जी का एक हम लोगों को मैंडेट है कि यात्रा सुखद हो, सुगम हो और सुरक्षित हो। जो श्रद्धालु उत्तराखंड चारधाम यात्रा में अब आएंगे, उनसे आपको क्या क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या उम्मीद है, उनको आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? राजीव जी। देखिए, जैसा उत्तराखंड में जो हम हमेशा से यात्री जो आते हैं, तीर्थाटन के लिए आते हैं और ग्रीष्मकालीन पर्यटन के लिए भी आते हैं, इन सभी यात्रियों को, विशेषकर मैं चारधाम के यात्रियों से ये अपील करूंगा कि वो यहाँ पे आएँ तो अपने साथ में अपना प्रॉपर इनका डॉक्यूमेंटेशन, जो भी इनके पास आइडेंटिटी कार्ड्स जो इशूड हैं, आधार कार्ड है, वोटर लिस्ट है या फिर पैन कार्ड है, वो उसको लेके आएँ। थोड़ा बहुत उनकी सुरक्षा के लिए ही कहीं कहीं हमने बैरिकेटिंग लगा के इनको चेकिंग करेंगे, तो थोड़ी सी इनको इंतज़ार करना पड़ सकता है। लेकिन जहाँ पे भी हम इनको रोकेंगे वहाँ पे मूलभूत सुविधाओं का पूरा इंतज़ाम किया हुआ है। साथ साथ यात्री जो भी आए अपने साथ में जो भी कांटेक्ट नंबर, जिसको इमीडिएटली या कोई भी परिस्थितियों में हम जिनको परिजन को संपर्क कर सकें, उसके साथ में भी आएँ। और जो भी वाहन लेके आए, क्योंकि इसमें हमने देखा है कि बहुत सारे जो यात्री हैं वो निजी वाहन से भी आ रहे हैं, तो उसका ये प्रॉपरली अपने वाहन का जो टेक्निकल उनकी वायबिलिटी है हिल्स में चलने की, उसको भी इंश्योर कर लें। प्लस जो ड्राइवर्स जो वो हायर कर रहे हैं या फिर ड्राइवर्स जो उनको हिल्स पे लेके जाएंगे चारधाम यात्रा पे, वो इंश्योर कर लें कि वो हिल ट्रेन ड्राइवर हों, ताकि किसी भी तरीके की कोई भी ऐसी कोई दुर्घटना या कोई ऐसी अनटुवर्ड स्थिति उनके साथ में ना हो। जी, मैं चाहता हूँ सर, यहाँ से एक हुड़दंगी जो होते हैं, जो उस मानसिकता वाले होते हैं, जरा उनके लिए भी कुछ मैसेज हो कि उनके लिए क्या इस बार उत्तराखंड पुलिस की तैयारियां हैं। देखिए, जैसा अमूमन कभी कभी सोशल मीडिया में देखा जाता है कि जैसे कि हमारे श्रीधाम में कोई लोग जो है वो रील्स बनाते हैं या इस तरीके की चीजें करते हैं जो कि यात्रा के और तीर्थ स्थान के मर्यादा के बिल्कुल उसके अनुकूल नहीं होता। तो हम उनको यही उनसे अपील करते हैं कि आप निश्चित तौर पे आप अपनी यात्रा पूरा कीजिए। आप यहाँ पे जब आए हैं तो इसकी मेमोरीज आप लेके जाइए, फोटोग्राफी आप करिए, लेकिन वो एक मर्यादित रूप में करिए। किसी भी तरीके से जो कि हमारे तीर्थ स्थानों की मर्यादा को बिल्कुल उसके अनुरूप ना हो, या उससे हमारी जो तमाम लाखों श्रद्धालु आते हैं जिनमें इनकी आस्था है, उनकी किसी भी तरीके से इनकी भावना ना आहत हो, इस तरीके का आप अपना व्यवहार रखिए। और अगर इस तरीके की अगर कोई चीज़ें और शिकायत आती है तो हमने सादे वस्त्रों में भी और यूनिफॉर्म में भी वहाँ पे जहाँ पर पर्यटकों का या फिर बहुत आना जाना है, वहाँ पे भी हम लोगों ने यहाँ पे पर्याप्त
मात्रा में सिक्योरिटी लगा रखी है, सीसीटीवीज लगा रखे हैं, जिनको हम पूरा 24/7 हम उनको वॉच करते हैं। अगर कोई भी ऐसी अगर हुड़दंग और इस तरह की शिकायत आएगी तो निश्चित तौर पे इस पे कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। विनय जी, मैं थोड़ा सा और क्लैरिटी चाहता हूं रजिस्ट्रेशन के संबंध में, क्योंकि बहुत सारे लोग ग्रामीण परिवेश से आते हैं, मोबाइल फोन नहीं चला पाते हैं, रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाते हैं, तो ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन मतलब उनको जानकारी नहीं है, तो उनके लिए क्या व्यवस्था, और वो बड़ी संख्या में आ गए तो उस परिस्थिति में क्या होगा? देखिए, पिछले वर्ष हम लोगों ने जो अपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का व्यवस्था रखी थी उसमें मैक्सिमम हमने ऑनलाइन को ही स्लॉट दिया था। और पुराना अनुभव ये आया कि कई लोग ऐसे होते हैं जो ग्रामीण परिवेश से आते हैं और वो बहुत ही मोबाइल से फ्रेंडली नहीं होते हैं, उनको काफ़ी दिक्कतें हुई थी। इसीलिए इस बार हम लोगों ने ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के स्लॉट्स को काफ़ी नंबर्स में रखा है, कोई हमने प्रतिबंध नहीं रखा है। हमारे रजिस्ट्रेशन के 3 या 4 पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट हैं। कोई भी तीर्थयात्री सबसे पहले यदि हरिद्वार आता है तो हरिद्वार में ऋषिकुल इंटर कॉलेज में हमने 20 काउंटर्स वहां अपने लगा रखे हैं। ऋषिकेश में जहां हम लोग बैठे हैं हमारे करीब 30 काउंटर्स फंक्शनल आज मॉर्निंग सुबह से हो गए हैं। इसी तरह से जो हमारा यमुनोत्री के लिए एक एडिशनल व्यवस्था हमने विकास नगर से की है। बाकी रूट्स पर भी हमने अपने छोटे छोटे स्लॉट्स दे रखे हैं और वहां पर हमारे लोग बंदे लगे हुए हैं जो लोगों का रजिस्ट्रेशन करेंगे। चूंकि आधार से इस बार लिंक्ड है ये, तो इस बार ये व्यवस्था है कि जो भी व्यक्ति आएगा वो 10-10 के एक ग्रुप में आएगा, बाकी लोग वेटिंग में बैठेंगे और उनका फेस रिकग्निशन उससे नहीं होता है, तब उनका फिंगरप्रिंट से, उससे भी नहीं होता है, और लास्ट में फिर उनको ये व्यवस्था की गई है कि आधार कार्ड के बेसिस पर उनका मैनुअल बनाकर हम दे देंगे ताकि उनको कोई दिक्कत ना हो। एक चीज इसमें और इम्पोर्टेंट हम लोगों ने की है कि बड़े बड़े ग्रुप्स आते हैं, धर्मशालाओं से में लोग रुकते हैं, 20 लोग, 25 लोग, 40 लोग। तो इस बार हमारी 25 मोबाइल टीमें भी लगाई गई हैं ऋषिकेश में, और उनसे हमारा टाई अप है होटल वालों से और धर्मशाला वालों से कि आपका जो ग्रुप आ रहा है एक दिन पहले हमको सूचना दे दें, हमारी मोबाइल टीम उस पर्टिकुलर प्लेस पे पहुंचकर वहीं पे आपका रजिस्ट्रेशन कर देगी ताकि तीर्थयात्रियों को हमारे रजिस्ट्रेशन तक काउंटर तक आने में दिक्कतों का सामना न करना पड़े। उत्तराखंड वो स्टेट है जहां पर श्रद्धालु तो आते ही, देवभूमि है, लेकिन पर्यटक भी आते हैं देश और विदेश के, तो पर्यटक को भी दिक्कत ना हो। अगर वो ऋषिकेश आना चाहता है राफ्टिंग के लिए तो राफ्टिंग करे, वो औली जाना चाहता है या किसी दूसरी जगह जाना चाहता है तो उसको प्रॉब्लम ना हो और यात्रा भी चले। इसमें भी कुछ बैलेंस बनाने का कुछ सोचा है, उसमें प्लानिंग है कुछ? देखिए, उत्तराखंड निश्चित रूप से ये हमारा पीक सीजन होता है। जैसे जैसे मैदानों में गर्मी होती है तो बड़ी संख्या में पर्यटक भी विशुद्ध टूरिज्म जिसको आप कह सकते हैं, वो नैनीताल जाते हैं, मसूरी जाते हैं, औली जाते हैं, मुक्तेश्वर, कई हमारे हिल स्टेशंस हैं जहां पर लोग जाते हैं। और जो रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था है वो केवल 4 धाम के लिए है। जो वास्तव में तीर्थ यात्रा पर आया है उसका हम पूरा डेटा अपने पास कलेक्ट करके रखते हैं ताकि इन केस ऑफ इमरजेंसी कोई बात हो तो उसको हम तुरंत असिस्टेंस दे सकें। जो हमारे टूरिस्ट आ रहे हैं उनके साथ ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। और ये सभी हमारे जो पुलिस ऑफिशियल्स हैं और जहां हमारे बैरिकेड्स लगे हैं वहां पर बड़ा क्लियर इंस्ट्रक्शन है कि जो टूरिज्म के पर्पज से आ रहे हैं उनको किसी भी तरह से रोका टोका ना जाए। इवन हमने ये भी व्यवस्था की है कि जो तीर्थयात्री भी आ रहे हैं, जैसे ही यहां से बसेस या गाड़ियां रवाना होंगी अगले स्टेशन को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा थ्रू वायरलेस कि इतने नंबर्स की ये गाड़ियां जा रही हैं, तो उनको भी हम चेक नहीं करेंगे। तो दोनों के बीच हमने सामंजस्य रखने का प्रयास किया है। राजीव जी, लोग कई बार शिकायतें भी करते हैं कि थोड़ा परेशानी हो रही है और पुलिस भी परेशान करती है, तो इस संबंध में क्या क्या किया गया है? देखिए, अब जैसा मैंने आपको पहले बताया कि हम लोगों ने जो कंट्रोल रूम की अपनी जो व्यवस्था की है उसको भी हमने इंश्योर किया है कि जो भी रिपोर्ट्स जो भी वहाँ पे आती हैं उनको तत्काल रूप से उनको केटर किया जाए। और अगर किसी भी ऐसी कोई पुलिसकर्मी की कोई भी ऐसी कोई शिकायत आती है तत्काल रूप से वो कंट्रोल रूम के माध्यम से वो अवगत करा सकते हैं। कोई हेल्पलाइन नंबर है? ये हमारी हेल्पलाइन नंबर है जिसको हम कल इसको जारी कर रहे हैं।
और साथ साथ हमारे जितने भी एसपीज के नंबर्स हैं ऑलरेडी उनको हमने पब्लिसाइज कर रखा है। और इसको एक बार और इंश्योर करने के लिए, जैसे विशेषकर धामों में जहां पर यात्रियों की संख्या काफ़ी बढ़ जाती है, तो इस बार हमने एक डेडिकेटेड डिप्टी एसपी रैंक के ऑफिसर्स को अपॉइंट किया है। सिर्फ वो धामों में वो पूरी व्यवस्थाएं देखेंगे, अपने जितने भी हमारे वहाँ पे पुलिसकर्मी जितने डिप्लॉयड हैं उन लोगों का डिसिप्लिन, उनका कंडक्ट, उनका किस तरह से वो ड्यूटी कर रहे हैं, किस तरीके से वो अपने लोगों से बात कर रहे हैं, किस तरह से इन्फोर्समेंट कर रहे हैं, इसकी पूरी व्यवस्था पूरी की गई है, जिसके लिए हमने एक डेडिकेटेड गजेटेड ऑफिसर को धामों पे हमने डिप्लॉय किया है। और सारे डिसिप्लिन और सारी चीज़ों का जो इन्फोर्समेंट है उन्हीं की देखरेख में इसको किया जा रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई शिकायत आएगी। जी विनय जी, अब अंतिम सवाल है कि मौसम पल भर में बदलता रहता है पहाड़ों में, और फिर जून जुलाई का महीना भी आएगा, हम 2013 में भी देख चुके हैं क्या हुआ। तो फिर आपदा की दृष्टि में उससे निपटने के क्या इंतजाम है? देखिए, आपदा से निपटने के लिए एक तो हमारा जो यहाँ का आपदा का जो डिपार्टमेंट है, वो उसकी जो फोरकास्ट है वो बड़ी ही एक्यूरेट हम लोगों ने देखी है, और इससे हम लोगों को बहुत मदद मिली है। अपने 24 से 48 घंटे पहले जब वो फोरकास्ट कर देते हैं कि वेदर की ये कंडीशंस हो सकती है, तो हमारे लिए एक अलार्म की तरह होता है। इस बार की जो रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया चल रही है, चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, तो सबके डेटा हमारे पास हैं। तो ये व्यवस्था की गई है कि कोई भी इस तरह की अलर्ट आता है तो जो लोग मोबाइल कैरी कर रहे हैं या उनका टीम लीडर कर रहा है, उनको हम तत्काल एसएमएस के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से उनको सूचना हम पहले से ही दे देंगे कि भाई ये वेदर का फोरकास्ट है। इसके अलावा हम लोग ये भी देखते हैं कि अगर स्थितियां लगता है कि वास्तव में ज्यादा खराब हैं, तो यात्रा को हम लोगों रोकने का भी हमारे पास ये अधिकार है कि हम 4 घंटे 6 घंटे या 1 दिन के लिए होल्ड भी कर सकते हैं। लेकिन इंश्योर ये जरूर करेंगे कि जहां भी यात्रा रोकेंगे वहां पर लोगों के रहने के, खाने के, पीने के सारे प्रबंध हों, ताकि किसी तरह की दिक्कत का सामना। भूस्खलन चूंकि बहुत बड़ी समस्या पहाड़ों में, भूस्खलन के लिए क्या स्पेशल है? फेंसिंग वगैरह तो की गई है, उसके अलावा? जी देखिए, हमारे 4 धाम यात्रा पर जितने भी इस तरह के भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र हैं, जो स्लिप जोन्स हैं, वो सब आइडेंटिफाइड हैं। जैसे आप बद्रीनाथ जी की तरफ जाइए तो पहला कर्णप्रयाग पड़ेगा, दूसरा आपका कमेड़ा, पागल नाला, ये सब हम लोगों के टिप्स पर हैं। हम लोगों को सब पता है कि कहां कहां पर भूस्खलन होते हैं। हालांकि इनका परमानेंट ट्रीटमेंट का भी सारी डीपीआर सैंक्शन हो गई है, बट इट विल टेक 1 or 2 years। ये टाइम टेकिंग होता है क्योंकि इनका ट्रीटमेंट बड़ा साइंटिफिक होता है। फिलहाल हमारी प्राथमिकता होती है कि इनको हम मोटरेबल रखें, और हर पॉइंट पर हमारी जेसीबी या पोकलैंड पहले से ही रहती है, जिसके ड्राइवर के मोबाइल नंबर हमारे आपदा कंट्रोल रूम में डिस्प्ले होते हैं। इन केस ऑफ इमरजेंसी तुरंत उसको सूचना जाती है, और घंटे 2 घंटे में हम लोग मलबे को साफ करते हैं, और पुलिस की देखरेख में फिर हम वाहनों को निकालते हैं। राजीव जी, अंतिम सवाल आपसे कि ट्रैफिक एक समस्या, ऋषिकेश में ट्रैफिक है, हरिद्वार में ट्रैफिक है, और कुछ जगहों पर भूस्खलन, चूंकि मैं कल रात को ही हम लोग बद्रीनाथ से आए तो कुछ स्पॉट्स पर हमने देखा कि भूस्खलन है, डाइवर्ट भी कुछ हिस्सों में किया गया, तो वहां पर ट्रैफिक हो जाएगा, तो कैसे निपटेंगे उससे? देखिए, हमारा ये जो ऑलरेडी जो ट्रैफिक प्लान है, हमने प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, हमने उसको तैयार कर लिया है। साथ साथ इसकी हमने रिहर्सल भी कर ली है। विशेषकर आप ऋषिकेश और ये जो मुनि की रीति और ये लक्ष्मण झूला का जो ये ट्राई जंक्शन है, ये क्योंकि ये हमारे यात्रा का भी प्रमुख मार्ग है, और प्लस ये जो रेगुलर जो समर टूरिज्म जो होता है उसका भी रेगुलर मार्ग है, तो यहाँ पे कभी कभी कंजेशन की स्थिति हो जाती है। तो इसके लिए हमने ऑल्टरनेटिव डाइवर्जन प्लान्स भी इस बार हमने इन्फोर्स किया है। जहाँ जहाँ पे रूट्स, नए रूट्स को जहाँ पे हम लोग को डाइवर्ट करना है, वहाँ पे क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर्स की दिखते हैं, पैराफिटिंग की दिखते हैं, उसको भी हम इस हफ्ते तक हम इसको ठीक कर लेंगे। और एक हमने एक बाईपास अब अबव द हिल्स पे ही हमने उसको आइडेंटिफाई किया है। तो मुझे उम्मीद है कि ये 10 दिन में वो बिल्कुल सिक्योर रूप से चलने लायक हो जाएगा। फिर हम उसको प्रॉपर टेस्ट करके उस हम बाईपास को भी हम चलाएंगे, जो कि ये नीरगड्डू मार्ग कहते हैं, नरेंद्र नगर नीरगड्डू मार्ग, जो उससे हमें काफ़ी इसमें राहत मिलेगी। और ये इंश्योर करते हैं कि जब हमारा ये डाइवर्जन प्लान हो जाएगा
तो हम इसको अच्छे से इसको ट्रैफिक को मैनेज कर पाएंगे। साथ साथ यहाँ पे फोर्स को भी हमने एक्स्ट्रा डिप्लॉय किया है ताकि कोई भी अननेसेसरी जाम हो तो वहाँ पे फोर्स लगा के उसको हम ट्रैफिक को डाइवर्ट करें और रेगुलेट करें। तो कितने तैयार है पुलिस, पूरी जानकारी दी गई। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया विनय जी, राजीव जी, आपका तमाम सवालों के आपने जवाब दिया। थैंक यू सो मच आज तक धर्म संसद का हिस्सा बनने के लिए। थैंक यू।